ये था हमारा डोमेन अरीना साउथ एक्सटेंशन infinity.uk। WP admin, नोटपैड 829 वर्डप्रेस, ये इसका यूजर नेम हो गया और ये हो गया अपना पासवर्ड। स्टार्ट कर दिया। कुछ अपडेट्स आए हैं, इनको ओके कर लेते हैं। कोशिश करना जब अपना प्रोजेक्ट आप सेटअप कर रहे हो तो अप टू डेट होना चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद में जब भी आप कभी अपडेट करने जाओगे तो पहले आपने डेटाबेस का बैकअप जरूर ले लेना है। हो सकता है 1% के लिए कि वेबसाइट जो आपने अपडेट की हो, वर्डप्रेस या कोई प्लगइन या कोई थीम, वो कंपैक्टेबल ना हो, तो आपके पास बैकअप से क्या होगा कि उसको आप रिकवर कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। एक बार यहाँ आ जाते हैं अपडेट में, सब कुछ अब अप टू डेट है। सॉरी। थीम्स हमने ऑलरेडी अपनी इंस्टॉल की हुई है डीवीज के अंदर। और प्लगइन्स में आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लगइन आपको बताया था, ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप। ये इस इन्फिनिटी फ्री वाले पर काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें लिमिटेशन होता है कि आप इसका मिसयूज़ ना करें अकाउंट का। तो जब आप पेड अकाउंट का यूज़ करेंगे तो आप वन गो में ऑफलाइन में डाल के एक्सपोर्ट और ऑनलाइन में इंस्टॉल करके इंपोर्ट आप कर पाओगे। तो आपको एक सिंगल ग्राफिक या कोई पोस्ट जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन ऑफलाइन की होंगी सारी की सारी ऑटोमेटिकली ऑनलाइन में इंजेक्ट हो जाएंगी आपकी। तो ये प्लगइन भूलना नहीं, ध्यान रखना है, इसका बहुत काम का है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो चलिए आज हम लोग कुछ प्लगइन देखेंगे जो कि एसईओ के लिए हेल्पफुल होते हैं। और ऑनलाइन वाली वेबसाइट में करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक स्टैटिक पेज के ऊपर दिखा दिया जाए थोड़ा सा कि किस तरह से काम करना होता है। तो स्टैटिक पेज पर अगर हमें करना है तो मैं एक यहाँ से डी ड्राइव डेस्कटॉप, डी ड्राइव में है, डी ड्राइव के अंदर क्लास रिकॉर्डिंग MWF 332.5 नवंबर मंथ। तो जैसे कि एक ही हमारा पेज है और ये रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। तो ये ब्राउज़र फ्रेंडली पेज है अपना। तो यहाँ पर टाइटल वगैरह आप देखोगे ओनली बिल्कुल बेसिक सा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब ये कोई टाइटल वाइटल नहीं होता है ना। तो स्टैटिक साइट अगर आपके पास कोई आ जाती है तो उसको आपने किस तरह से ऑन पेज में ओके करना है। तो ये इसका फोल्डर है। तो जब भी आप इसको कहीं पर भी होस्ट करेंगे तो आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर इमेजेस का फोल्डर और यहाँ से इंडेक्स फाइल, ठीक है। इसी तरह से जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो यहाँ पर मल्टीपल HTML फाइल्स हो सकते हैं और उसके अंदर इमेजेस, CSS, JS इस तरह के फोल्डर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा भी देता हूँ। डी ड्राइव और इसके अंदर हमें कुछ मिलना चाहिए, क्लास रिकॉर्डिंग MWF 3.5 से 5 प्रेजेंटेशन में जैसे कि एक ज्वेलरी। तो देखो इस तरह के मल्टीपल पेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इस केस में ये एंटायर डेटा अपलोड करना होगा आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि एसईओ के लिए जो भी हम लोग काम करेंगे वो वेबसाइट के सभी पेजेस पर होता है। ये नहीं कि खाली होम पेज पर करना है हमें। बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि लैंडिंग पेज पर काम कर दिया, यानी कि होम पेज पर बाकी पेजेस को छोड़ दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका।
हर एक पेज पर सेम प्रैक्टिस आपकी फॉलो होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, तो इसको हम लोग कहीं पर होस्ट करके देखते हैं। arenapv.hyperphp.com। तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको होस्ट किया हुआ है, ठीक है। होस्ट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना होता है फोल्डर को अपनी लोकेलिटी में। तो हम जरा इसके लॉगिन कर लेते हैं सी पैनल के अंदर। इसका सी पैनल हमें मिलेगा यहाँ से, स्टार के अंदर ये अपना अकाउंट है, ये इसका यूज़र नेम पासवर्ड है, और ये इसका सी पैनल है। सी पैनल मीन्स कंट्रोल पैनल। यहाँ से यूज़र नेम और ये पासवर्ड हो गया। देख लेते हैं हाइपर पीएचपी पर रजिस्ट्रेशन एक्टिव दोबारा से हुए या नहीं। नहीं, इन्होंने ना पिछले 1 साल से अपना रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है। यहाँ पर अब इनका कैप्चा कोड आता नहीं, जिसकी वजह से आगे बढ़ता नहीं है। इसी वजह से हमने दूसरा ऑल्टरनेट फाइंड आउट किया था आप लोगों के लिए, इन्फिनिटी फ्री। तो जिनके अकाउंट बने उनके चल रहे हैं। और एक चीज़, आप लोगों ने जिन्होंने भी अकाउंट अपने बनाए हैं, मंथ में 1-2 बार चलाते रहना, नहीं तो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फाइल मैनेजर के अंदर यहाँ पर htdocs का फोल्डर हमारा अवेलेबल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इमेजेस का फोल्डर अवेलेबल है, और यहाँ से इंडेक्स फाइल अवेलेबल है हमारी, है ना। तो ये पेज हमारा यहाँ से लाइव है इस वक्त। एक बार देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव इसका सही काम कर रहा है या नहीं। परफेक्ट। तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको। डॉक टाइप का ध्यान देना है कि HTML5 है या नहीं है। लैंग्वेज आपका इंग्लिश यहाँ पर होना चाहिए। तो ये क्या करता है, ब्राउज़र को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में रेंडर करना है। इंग्लिश US या UK भी हो सकता है, अभी ये जनरल में है। अगर कंट्री स्पेसिफिक करना चाहे तो -US या UK भी लिख सकते हो आप। अगर हिंदी की वेबसाइट होगी तो लैंग्वेज में हिंदी लिखना होगा। चलो प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि आज तक पर आता है, ये क्या हिंदी में है ना वेबसाइट, तो अगर इन्होंने यूज़ किया होगा तो कहीं मेंशन ज़रूर किया होगा। क्या लिखा है यहाँ पर, है ना। तो क्लियर रहेगा ना। तो जिस भी लैंग्वेज में आप काम करोगे उसका प्रीफिक्स यहाँ पर डालना होता है अपने को। इसके बाद आपको ये 2 टैग जरूर चेक करने हैं। एक आपका कैरेक्टर सेट जो कि हमारा UTF-8 है। इस कैरेक्टर सेट का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं उनको अलाउ करता है अपने अंदर। आज की डेट में आप देखते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर इमोजी किससे आते हैं, आजकल विंडो में इमोजी आ जाते हैं ना, कंट्रोल से आते हैं, किससे आते हैं, मैं कमांड भूल गया उसका। हाँ, इमोजीज विंडो में भी आ जाती हैं। इमोजी शॉर्टकट फॉर विंडो 10। तो फुल स्टॉप का यूज़ करना है, विंडो प्लस पीरियड। तो यहाँ पर अगर हम लोग विंडो प्लस पीरियड प्रेस करते हैं, ये देखो, तो ये सारे सिंबल्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो मैं नोटपैड में कॉल कर पा रहा हूँ ना, तो ये पॉसिबल हो रहा है UTF-8 की हेल्प से ही। तो आज की डेट में अगर आप लोग ईमेल वगैरह अगर अपना देखते हो ना, पेड अकाउंट है मेरा, उस पर तो नहीं आएगा, ये फ्री वाले अकाउंट पे हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है ना, कोई स्पॉन्सर मेल वगैरह अगर होता है तो जनरली वहाँ पर आपको प्रमोशन वगैरह में देखने के लिए मिल जाते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर अगर हम लोग नोटिस करें, दिखाई दे रहा है सिंबल बीच में, तो ये सिंबल हमारे व्हाट्सएप में भी होते हैं, ये सिंबल हमारे इसमें भी आ रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो इसकी कमांड मैंने आपको बताई दिया, ये UTF-8 से ही पॉसिबल होता है। तो ये जगह जगह बीच में इस तरह के जो आप ये देखते हैं, जैसे ईद का जब वीक गया अपना, तो ईद का यहाँ पर कुछ बना रखा उन्होंने इमोजीज, उस तरह से। क्लियर हो गया। तो UTF-8 हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि वो एक्टिव होना चाहिए आपका, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो नोटपैड पे कोड करते हैं वो ये मेटा नहीं लिखते हैं,
हमने भी नहीं सीखा इस चीज़ को लिखना, लेकिन जब वी एस कोड पर आ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक आता है। बट जब आप टेक्निकल एसईओ में आते हो तो आपने इसका ध्यान रखना है, एक ये वाला पार्ट। दूसरा, वेबसाइट रेस्पॉन्सिव इसके बिना नहीं हो सकती, ठीक है। तो मेटा नेम व्यू पोर्ट, ये मैंने आपको टेक्निकल ऑडिट में जो पढ़ाया था उसमें दिखा दिया था कि टेक्निकल में हमें ये पार्ट चेक करना होता है। इसके बाद हमारा क्या है, टाइटल। टाइटल खाली डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो ये टू शॉर्ट है और ये मीनिंगफुल भी नहीं है। अब डॉक्यूमेंट लिख के कौन ढूंढेगा इसको, है ना। डॉक्यूमेंट किस तरह का डॉक्यूमेंट, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है क्या है, तो ये अनोनिमस है। तो इसको हमें चेंज करना होगा, यानी कि जिस तरह का आप पेज बना रहे हो, जो आप इस पेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप यहाँ पर अपना एक टाइटल लिख कर आओगे। इसके बाद मिन को फाइंड करना है, तो कैसे ढूंढते हैं, यहाँ पर जाके आप लिख दो डॉट सी एस एस। जितनी भी जगह पर सी एस एस होगा उसके आगे अगर मिन नहीं है तो वो मिनीफाइड करवाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इस पेज में आप देख रहे हो मिन का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, तो इसे हमें करेक्ट करना होगा। तो करेक्ट कैसे करें इसको, यहाँ से ये पूरा कोड हम करेंगे कॉपी। ऐसा कोड नहीं देना है, ठीक है, नहीं तो आपको रैंक जो है वो गूगल डाउन कर देगा आपकी। सी एस एस कंप्रेसर यहाँ हो गई, और इस एंटायर कोड को आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और लिख देना हाईएस्ट नो रीडेबिलिटी। क्लिक ऑन कंप्रेस, 103% हमने इसको लाइट कर दिया। अभी जल्दी लोड होगा। यहाँ से एंटायर कोड कॉपी, कंट्रोल सी। इसके बाद आप अपनी होस्टिंग में आओगे, तो मैं इन्फिनिटी वाला भी बंद कर देता हूँ, इस पर प्लगइन वाले पर बाद में आएंगे, पहले मैनुअल वाला सीखते हैं। तो यहाँ पर हम एक देखते हैं, कुछ न्यू क्रिएट करने का ऑप्शन होना चाहिए, न्यू फाइल, यहाँ देख सकते हैं न्यू फाइल क्या नाम रखना है। तो जैसे कि मैं इसका नेम रख देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। एक यहाँ पर बूटस्ट्रैप आइकन हमने इसमें इंटीग्रेट किए थे, और एक हमने फॉन्ट ऑसम इंटीग्रेट किया था, ठीक है। क्योंकि इस टेम्पलेट में जगह जगह पर आइकन्स का इस्तेमाल हुआ है, ये वाले आइकन्स यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए हमने लगाया था उसको। चलिए, तो फाइल अपना क्रिएट हो गया। तो जो भी आपने यहाँ से कंप्रेस किया है कोड, इस एंटायर कोड को कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, ठीक है। अभी खिचड़ी जैसा हो गया ना। अपने को क्या टेंशन, ब्राउज़र ने रीड करना है ना, हमें थोड़ी ना पढ़ना है। यहाँ से जाके सेव का बटन दबाओ, काम ओके हो गया, और यहाँ से क्लोज कर दो। एक बार फाइल को यहाँ से एडिट करके देखेंगे क्या कोड हमारा सेव हो गया, हो चुका है। यहाँ से क्लोज। अब क्या करोगे, इस इंडेक्स फाइल को यहाँ से एडिट करोगे, और यहाँ पर जितना भी स्टाइल के अंदर कोड लिखा हुआ है, ये सब डिलीट, ठीक है, और यहाँ से सेव कर दो। तो पहले देखते हैं कि जहाँ पर हमने इसको लाइव चेक कर रहे हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करो, पूरा साइट खराब हो गया, यानी कि स्टाइल मिसिंग है। अब इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिंक href स्टाइल डॉट सी एस एस, और यहाँ पर स्टाइल शीट। और कहीं पर भी हमें ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं करनी है, अगर कहीं पर है तो उसको हटा देना, क्योंकि मॉडर्न प्रैक्टिस में सेल्फ क्लोजिंग अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये हो गया। इसके बाद पेज को आप सेव करोगे। सेव करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। अगर ये इंटीग्रेट हो गया तो डिज़ाइन सही होना चाहिए, सक्सेसफुल। प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, तो ये देखिए हमारी कोडिंग लाइव एडिट हो गई, और ये हमारा कोड आ गया इस तरह से। तो मिन, अब हमने इसके आगे मिन नहीं लिखा, वैसे मिनीफाइड हो चुका है, तो आपको मिन और मेंशन करना है इसमें, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिथम वो मिन को ढूंढ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखना है मिन डॉट सी एस एस, इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे, और यहाँ पर इसको रीनेम करेंगे, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, मिन डॉट सी एस एस। जैसे हमारे पास कोई मेन फाइल हो और मेन फाइल डिलीट हो जाए, उससे इनसे हम
हाँ बड़े आराम से, अभी दिखाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन। अच्छा चलो, तो यहाँ पर कोड को रिफ्रेश करेंगे, देखो मिन आ गया यहाँ पर। और अगर डिज़ाइन को रिफ्रेश करें तो यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कुछ भी, एकदम परफेक्ट है। चलो ये पास हो गया अपना। तो अब पंकज का डाउट दूर करते हैं। तो हमने वीएस कोड पढ़ा हुआ है ना। वीएस कोड में आओ और यहाँ पर हम एक फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल। उसका नाम क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस। कहाँ गया न्यू फाइल, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब हमें एक नॉर्मल फाइल इसके थ्रू बनानी है। तो हमने यहाँ पर कंप्रेस किया कोड, इस कोड को आपने कॉपी करना है, बस यहाँ लाके पेस्ट करना है। अपने आप वीएस कोड समझदार है, सीधा कर देगा उसको। अच्छा तो ये करने का है, तो वीएस कोड अपना सुधार देता है, इसको कुछ नहीं करना है आपने। हाँ देखो, मैं हमेशा अपने बच्चों को ये चाहता हूँ कि उसको मैनुअली सब आता हो। टूल मिल रहा है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट अगर टूल नहीं है तब क्या हो। अब इंटरव्यू में क्या होता है ना कि जो एचआर होते हैं या जो टीएल होते हैं, वो ऐसे पॉइंट ढूंढ के निकालेंगे जहाँ पर बंदे के पैसे घटाए जा सके। तो क्यों घटे, अगर हमें चीज़ें क्लियर हैं तो आप बोलो ठीक है सर, नहीं है तो हमें पता है क्या करना है मैनुअली। अगर टूल है तो उनको बताओ कि सर उससे प्रोडक्टिविटी फास्ट होगी। जहाँ पर आप पूरे दिन मुझसे एक प्रोजेक्ट कराओगे, मैं कम से कम 10-20 वेबसाइट को ऑडिट करके दे दूंगी या दे दूंगा आपको, है ना। तो टूल से प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है। बट मैनुअल जब टूल नहीं हुआ करते तब भी तो मैनुअली काम होता था। मैम तो मैनुअल वाले लोग हैं, तो इसलिए हम तुम्हें सारी चीज़ें मैनुअली बता रहे हैं। अब टूल पे मैं इसलिए नहीं लेकर आ रहा डायरेक्ट, ताकि ऐसी चीज़ों को आप कैसे फिक्स करोगे, ठीक है। चलो ये पार्ट हमने समझ लिया, और ये भी आपको क्लियर होगा कि मिन को रिस्टोर कैसे करना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे वीएस कोड में ये हो रहा है, हो सकता है आपके में ना हो। तो उसके लिए क्या करोगे, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद में आपको ऊपर लिखना है फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाके आपको यहाँ पर ऑन करना है फॉर्मेट ऑन पेस्ट, फॉर्मेट ऑन सेव, फॉर्मेट ऑन टाइप। ये 3 फीचर एक्टिव कर दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क होगा कि जितना भी क्या जो हमने ये कोड लिखा है, क्या ये कोड सही है या गलत है। कोड में एरर नहीं होना चाहिए। तो कहाँ जाओगे, W3C वैलिडेटर, इधर जाओ और यहाँ आने के बाद अपने कोड को चेक करो। तो यहाँ पर देखो URL भी डाल सकते हो, हमारी वेबसाइट लाइव है, हम URL का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट का भी यूज़ कर सकते हैं, फाइल को अपलोड करके भी चेक कर सकते हैं। चलो मैं इनपुट पर आता हूँ। यहाँ से मैंने Ctrl U करना है इसको, एंटायर कोड हमने यहाँ से कॉपी किया। यहाँ जाके कॉल करेंगे और देख लेते हैं कि क्या क्या हमने गलतियाँ की हैं और उनको फिक्स कर लेते हैं यहाँ से। देख रहे हो ग्रीन सिग्नल, एक एरर नहीं है, कोई येलो नहीं, कुछ नहीं, सीधे ग्रीन। पास हो गए, आगे बढ़ो। इसके बाद क्या करोगे, W3C CSS वैलिडेटर पे आओगे। CSS को चेक करो कहीं हमने कोई गलत कोड तो नहीं लिखा CSS में। तो यहाँ पर इधर आ जाओ। ओके, तो हमारी फाइल है Ctrl U और ये अपनी फाइल Ctrl C। यहाँ आएंगे, पेस्ट करेंगे, चेक परफॉर्म करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, नो एरर फाउंड। अगर किसी के कोड में एरर होगा तो ये बता देगा कि कहाँ कहाँ CSS में गलती है। तो हमारे सारे कोड पास हो गए, तो यानी कि टेक्निकली हम ओके हैं, एकदम आगे बढ़ सकते हो आप। तो इतना काम गूगल में जाने से पहले कर लेना है अपना, उसके बाद ही बताना है उसको। क्योंकि अगर तुम्हारे पेज में एरर वगैरह होंगे और गूगल में आपने इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट लगा दी है, तो गूगल की मेमोरी से उस जो पुरानी पास्ट फाइल्स हैं आपकी, उसका डेटा जाने में 6 महीने का टाइम लगता है। गूगल को आप ज़बरदस्ती कह सकते हो कि भाई इसको स्किप कर दो, लेकिन वो फिर उसको कुछ दिन के बाद फिर दोबारा याद कर लेगा, तो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए एरर के साथ नहीं जाना है हमने, एरर फ्री जाना है। चाहो तो ये टेस्टिंग आप ऑफलाइन कर लो लाइव जाने से पहले ही, लेकिन एक भी एरर नहीं मांगता अपने को। चाहे आप वर्डप्रेस में बनाओ, चाहे आप मैनुअल कोडिंग करके बनाओ वेबसाइट। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे किसी ने गलत CSS लिखी होगी तब क्या आएगा। चलो दिखाता हूँ।
तो जैसे एमडेलफ का ही एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंटेशन, और जाएंगे हम लोग 3:30 से 5 प्रेजेंटेशन। अनिकेत का एग्जांपल लेते हैं। अनिकेत ने यहाँ पर CSS लिखी है। अगर इसकी CSS सही होगी तो कोई एरर नहीं होगा, अगर कोई गलत होगी तो हमें एरर मिल जाएगा। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए रैंडम उठाया। पास आ रहा है एकदम। तो ऐसे ही आपको कोड चाहिए। अगर HTML की फाइल है तो उसको यहाँ से आप राइट क्लिक, ओपन विद, यहाँ से नोटपैड कर लो, एंटायर कोड कॉपी, क्लोज, और इधर आके HTML में कॉल और चेक करोगे। ठीक है ना? सब ओके आ रहा है एकदम। तो आपके कोड ऐसे क्लियर होने चाहिए। तो तुम भी जिस दिन यहाँ पर अपना ये वो करोगे प्रैक्टिकल, तो फाइनल सबमिशन से पहले अपना कोड कॉपी पेस्ट करके चेक करके देख लेना कि भाई मेरे कोड में कोई एरर तो नहीं है। तो जैसे कई बार स्टूडेंट को डाउट होता है ना कि मैं कोड सही लिख रहा हूँ या नहीं, तो आपका वो यहाँ ग्रीन हो जाएगा, अगर वार्निंग होगी तो येलो होगा, एरर होगा तो रेड हो जाएगा। तो एरर में क्या एरर बताया किस पार्ट में? हाँ बिल्कुल बताएगा। जैसे मैं तुम्हें अमेजोन का एग्जांपल देता हूँ। इसमें तो भर भर के सौगात है। देख रहे हो एरर, जहाँ पर एरर होगा, जहाँ वार्निंग होगी, तो लाइन नंबर वगैरह सब आएगा लिखा हुआ। ठीक है? तो ये इतनी पुरानी प्रैक्टिस आज भी यूज़ करें, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, जो कि 2013 में डेप्रिकेट हो गया, बंद हो गया। इन्होंने अपना ये स्क्रिप्ट टैग अभी तक अपडेट ही नहीं किया। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अमेजोन को सब जानते हैं दुनिया में, लेकिन तुम्हारी वेबसाइट को फ़र्क पड़ेगा अगर तुम्हारे में ऐसा कुछ होगा तो ये ठीक करने होते हैं। एरर तो होना ही नहीं चाहिए। वार्निंग को फिर भी चलो आप बाईपास करा दोगे, एरर बाईपास नहीं होते। एरर को तो रिमूव करके आना पड़ेगा। जिसके भी कोड में एरर होगा वो गूगल में जब उसको एक रैंक मिलती है ना पेड ऐड के लिए, वो डाउन हो जाती है। एक को चेक कर लेते हैं, अरीना एनिमेशन इंडिया। हमने पूरा कोड कॉपी किया, या चलो URL ले लेते हैं ना, छोड़ो, ये हमने URL कॉपी किया, ये देख रहे हो, टेक्स्टलेस जावास्क्रिप्ट। ये एजेंसीज के काम है, देख रहे हो? तो ये सब इन्होंने कहाँ लिखा हुआ है, ज़रा एक बार यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसके पेज को Ctrl+U Ctrl+F, ये देख रहे हो, ये 13 बार गलती की है ऐसी। अब वाले में टाइप लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं होती। मैंने तुम्हें पढ़ाया थोड़ी ना कि टाइप लगाओ, क्यों लगाएं? वो पहले चलता था। देखो क्या होता था कि 2013 तक सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं थी जिससे वेबसाइट बनती थी, विजुअल बेसिक भी हुआ करती थी। तो जैसे ड्रीमवीवर की अगर हम लोग बात करें, मेरे पास पुराना वर्जन नहीं है, कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे जो सागर सर है ना, वो ड्रीमवीवर से पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो उनके कोड में सबसे ज़्यादा एरर इसी चीज़ के हैं। अब या तो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं या फिर उनको क्लियरिटी नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। स्क्रिप्ट टाइप देख रहे हो, इतनी तरह की स्क्रिप्टिंग होती है। तो अब ये टाइप हमें बताने नहीं होते, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 2014 से, जब से W3C ने ये रिकमेंड कर दिया कि HTML5 में ही वेबसाइट बनेंगी, तो डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट बन चुकी है। तो इसलिए लगाना नहीं है उसको, आप डायरेक्ट ऐसे ही काम करो। ठीक है? अब मैंने तुम्हें रिएक्ट पढ़ाया था, तुमने भी पढ़ा हुआ है, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उन्होंने भी पढ़ा हुआ है। तब मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट में टाइप इक्वल टू मॉड्यूल लिखना होता है, अगर हमें कुछ इंपोर्ट कराना होता है तब टाइप आएगा। ठीक है? ये नहीं कि टेक्स्टलेस जावास्क्रिप्ट, या जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ये गलती करते हैं कि स्टाइल टैग लिखेंगे तो पहले स्टाइल को ही बताना पड़ता था, स्टाइल टाइप। तो देख रहे हो, दो होते थे, स्टाइल कैसे कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट से या CSS से। तो पहले ये भी बताना पड़ता था 2013 से पहले, अब ये भी बंद हो गया। अब स्टाइल भी डायरेक्ट चलता है इस तरह से।
तो इसका खास ध्यान रखना है, ये इस तरह से रहेंगे सिंपल। तो कोड की चेकिंग क्लियर हो गई अपने को, ठीक है। CSS भी पास है, HTML भी पास है, सब कुछ ओके हो गया आपका। और मैं इनके आपको URL भी दे देता हूँ CSS वैलिडेटर के लिए। ये आपका CSS वैलिडेटर है, ये आपका WhatsApp हो गया, ये अपने ग्रुप के बच्चे हो गए। HTML फाइल भी CSS वाले में चेक हो जाएगी। हाँ, HTML फाइल भी इसमें से चेक होगी। उसके लिए अलग वैलिडेटर है, HTML के लिए अलग वैलिडेटर है। दोनों आपको WhatsApp कर दिया ऐसा गया। भी कोई जावास्क्रिप्ट की भी चेक करता हूँ। जावास्क्रिप्ट के कोड को तो आप डायरेक्ट ही चेक कर सकते हो, क्योंकि चलेगा नहीं, कंसोल में आ जाता है पीछे लिखा हुआ। तो उसके लिए जाने की ज़रूरत है नहीं वैसे आपको, क्योंकि वो बिना। लेकिन एग्जैक्ट एरर समझ नहीं आ रहा ना। तो उसके लिए मैं एक एक्सटेंशन बता दूंगा जो आपके कोड को एक्सप्लेन कर देता है, VS कोड में डल जाता है। तो ये लाइन बाय लाइन आपके सारे कोड को बता देगा कि किससे क्या हो रहा है और कहाँ आपका गलत जा रहा है। देखना पड़ेगा, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, बट ऐसा होता है, कोई एक्सटेंशन आता है एरर चेक करने के लिए भी। हाँ, मुझे एक और देना था, CSS कंप्रेसर। ये फर्स्ट लिंक है अपना। और फास्ट काम करने के लिए आपके वो आते हैं कन्वर्टर, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, HTML टू React कन्वर्टर, ठीक है। तो इसका काम क्या है, मान लो आपने यहाँ पर कोई भी काम किया नॉर्मली इस तरह से, अब आपको नहीं पता क्लास कैसे लिखना है वहाँ पर, तो क्लास देखो क्या बन गया, क्लास नेम। इनलाइन CSS लिखी होगी तो अपना आप डबल ब्रेसेस में आ गया, ये JSX में कन्वर्ट तो ये JSX फाइल बन गई आपकी अपने आप, ठीक है। तो HTML में हम यहाँ पर ये क्लोज नहीं करते हैं इस तरह से, लेकिन जब आप इधर जाओगे तो यहाँ पर ये क्लोज मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो HTML फाइल में क्लोजिंग वगैरह नहीं होती। तो ये एक एग्जांपल है, तो आपको फटाफट बहुत रैपिड स्पीड में अगर अपने कंपोनेंट बनाने हैं, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, इधर डालो उधर निकालो, ये देखो हर चीज़ का कोड कन्वर्टर इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये भी दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो लास्ट वाला था वो इनके लिए, बाकी जो ऊपर के 3 भेजे वो तुम्हारे काम भी आएंगे, ठीक है। चलिए, कोड का अपना वैलिडेशन कंप्लीट है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई स्टैटिक साइट है, अब SEO के लिए हमें क्या काम करना है, एक तो हमें पता चल गया टाइटल के लिए हमें काम करना होगा, है ना। अब मेटा की बात कर लेते हैं। स्मॉल SEO टूल्स, ठीक है। यहाँ पर आओगे, प्लगरिज्म मैंने आपको बता दिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेटेड कंटेंट है तो आप उस डुप्लीकेसी को पकड़ के ठीक कर सकते हो, या फिर अगर आपने किसी को पे किया और उसने आपको कॉपी पेस्ट कंटेंट चिपका दिया तो उसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हमें कुछ और काम के टूल मिल जाएंगे, जैसे कि सर्च करेंगे मेटा, तो Ctrl+F, यहाँ पर आप सर्च करेंगे मेटा, तो यहाँ पर एनालाइजर भी और जनरेटर भी है। जनरेटर पर क्लिक करो तो क्या क्या होना चाहिए, टाइटल, साइट का डिस्क्रिप्शन, 60, 150, ये 150 लिखा है, इसके पास पुरानी नॉलेज है। लेटेस्ट जो अपडेट है उसमें 160 कैरेक्टर तक का आप लोग लिख सकते हो। साइट के कीवर्ड कौन कौन से आपने रखने हैं, ठीक है, तो वो कीवर्ड आप यहाँ बता दोगे। उसके बाद robot.txt का आप यहाँ पर बता दोगे, अलाउ करना है नहीं करना वो आप यहाँ बता दोगे, कौन सा यूज़ करो UTF-8 वगैरह वो आपको यहाँ बता देना, और लैंग्वेज की आपकी वेबसाइट की वो आप यहाँ बता दोगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ जाके हम लोग बता देते हैं, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, और यहाँ पर इसकी 150 की लिमिट आ रही है, उसको आने दो। यहाँ पर जाकर हम लोग डाल देते हैं जैसे कि एनिमेशन, VFX, गेमिंग। एक वेबसाइट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरे पूरे पैराग्राफ डाल देते हैं कीवर्ड के भर के। कुछ
कुछ एग्जांपल कहाँ से हम देख सकते हैं, दिखाता हूँ कुछ। जैसे हम ज़्यादा कीवर्ड डालते हैं तो ये भी ब्लैक हैट का काउंट होता बिल्कुल ब्लैक हैट हो जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है लगाने का। तो जैसे फ्लिपकार्ट पर हम लोग आते हैं और कीवर्ड को फाइंड करेंगे। थोड़ा कोड इसका बड़ा होता है, टाइम लेता है, हो सकता है मेरा ब्राउज़र ही क्रैश ना कर देगा, हैंग हो गया। कीवर्ड के नाम से 3154 रिजल्ट मिल रहे हैं इसको, देखा। वेट करेंगे हम, कोई नहीं। मैं दूसरे ब्राउज़र में देखता हूँ, इतने इसको करने दो प्रोसेस, अगर चल गया तो। अरीना हाइफन मल्टीमीडिया चला। तो देखो कीवर्ड में आप यहाँ देखोगे क्या है, लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड, ऑनलाइन शॉपिंग इन इंडिया, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, बाय ऑनलाइन, शॉप ऑनलाइन, ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, इस तरह से इन्होंने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है। देखो गूगल ये कहता है कि एक वेबसाइट में कीवर्ड जो है वो हद मार के 3 या 4, लोग वह गलती क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं कीवर्ड जैसे कि बस ये पहला ही पेज है, सारे कीवर्ड यहीं डाल दो, उसके बाद में कोई पेज ही नहीं बचा अपनी वेबसाइट के अंदर। कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर प्रैक्टिकल मिल जाए तो। यहाँ भी अब प्रैक्टिस से चेंज हो गई है, नहीं तो पहले ना हमारी अरीना की साइट में कीवर्ड थोक के वहाँ में हुआ करते थे। अब यहाँ भी देख रहे हो 4 ही कीवर्ड है इसके अंदर, 1 2 3 4। तो कीवर्ड सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, कीवर्ड मल्टीपल वर्ड का भी हो सकता है, और अगर मोर देन 2 है इसको बोलते हैं लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड, ठीक है। इनका देखते हैं एक बार। इनका अकाउंट ही सस्पेंड पड़ा है इस पर। डोमेन रिन्यू नहीं कराया, चलो। तो यहाँ आते हैं, हमने अपने यहाँ पर 3 कीवर्ड को डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद अलाउ रोबोट्स टू इंडेक्स योर वेबसाइट, तो इसका भी एक मेटा बन जाएगा। अलाउ रोबोट्स टू फॉलो ऑल लिंक्स, यानी कि जितने भी मेरे पेज में लिंक्स होंगे उसको गूगल फॉलो करे, ठीक है। और यहाँ से UTF-8 लैंग्वेज इंग्लिश, कितने दिन के बाद आप चाहते हो कि गूगल आपकी वेबसाइट को आकर रीचेक करे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी साइट स्टैटिक है, महीने भर में शायद अपडेट होती है, तो आप यहाँ पर अपना वो भी ड्यूरेशन पास कर सकते हो। यहाँ से 1 से लेकर अप टू 8 डेज तक का टाइम दिया हुआ है। आप और अच्छे जनरेटर पर जाओगे तो वहाँ पर आप मिनटों सेकंडों वाला भी वो देख सकते हो कि इंस्टेंट हो जाए। फिलहाल हमने 1 डे का इसके अंदर डाल दिया। ऑथर कौन है, लाइक अरीना एनिमेशन, और यहाँ से आपने जनरेट मेटा टैग पर क्लिक करना है और आपके मेटा टैग्स जो है वो नीचे यहाँ पर सब डिस्प्ले हो जाएंगे। आगे से मेटा टैग, तो देखो कुछ ना आपके पहले से बने बनाए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका इसमें कहीं UTF-8 आया होगा, ये आप हटा दोगे, इसकी आपको नीड नहीं है। robot.txt ये होना चाहिए, साइट मेरी जिस भी पेज पे लिखा होगा उस पेज को गूगल इंडेक्स भी करेगा और फॉलो भी करेगा। फॉलो करेगा तो कितने दिन बाद रिविजिट करेगा उसको, तो यहाँ पर अपनी टाइमलाइन चेंज कर सकते हो आप। अब जैसे न्यूज़ की वेबसाइट है तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, रिविजिट आफ्टर, यहाँ पर लिखा रहता है ऑलवेज। जैसे कुछ भी चेंजेस हो तो गूगल को तुरंत इन्फॉर्म कर दो, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद ये पार्ट अपना सही है, कीवर्ड वाला सही है, डिस्क्रिप्शन सही है। मेटा नेम, देखो टाइटल आपको 2 तरह से लिखना होता है, एक तो टाइटल के अंदर और एक मेटा के अंदर भी आपको लिखना होता है। टाइटल 2 बार पास होता है हर एक वेबसाइट के अंदर। तो ये पार्ट हमारा ओके है, हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर हमारा पेज ओपन है, यहाँ से हम लोग जाएंगे एडिट, और एडिट में आने के बाद आप यहाँ पर इसको कॉल कर दोगे, ठीक है। कॉलिंग में हमें UTF-8 ये डुप्लीकेट हो रहा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है, लैंग्वेज को हमने ऑलरेडी HTML में पास किया, हमें उसकी भी नीड नहीं है, बाकी ठीक है। जो मेटा वाला डेटा है ये डेवलपर का काम है पास करने देना
देखो ऑन पेज एसईओ है। अब मान लो कि तुम्हें रिएक्ट आता है, अब ये लोग तो रिएक्ट में काम नहीं कर सकते ना, तो ये तुम्हें करके देना है। तो ऐसे केस में क्या होता है, एसईओ एग्जीक्यूटिव तुम्हारे साथ बैठा होगा, वो तुम्हें चीज़ें बनाना के देता है, तुम्हें उसके अंदर कॉपी पेस्ट करना है। कीवर्ड बनाना तुम्हारा काम नहीं है, ना डिस्क्रिप्शन लिखना तुम्हारा काम, ना टाइटल लिखना तुम्हारा काम है। भाई मेरा काम है कोड करना, मुझे बता दो क्या लगाना है, कहाँ लगाना है, मैं लगा के दे दूंगा। ये काम तुम लोगों का है, ठीक है। बट तुम्हारे कोर्स में दिया हुआ है तो तुम कर सकते हो चीज़ें। तो इतना पार्ट अपना ओके हो गया। अब इतना करने से हमारा काम खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर क्या रहता है, अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से फ्लिपकार्ट का यूआरएल कॉपी किया, ठीक है, और मैं इसको किसी को शेयर करता हूँ। एक मिनट, ये देखो, तो जब मैंने यूआरएल को कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पर देखो पूरी कहानी लिखी आ रही है। तो ये कैसे बनेगा, इसके लिए भी मेटा का इस्तेमाल होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं ओपन ग्राफ। आपको यहाँ पर आके बैक करके फाइंड करना है, कंट्रोल एफ और बैक करेंगे। अब फाइंड करेंगे ओपन ग्राफ। ये देखो ओपन ग्राफ जनरेटर। यहाँ पर आप अपना टाइटल, साइट का नेम, साइट का यूआरएल, ठीक है, यहाँ से आप 10,000 कैरेक्टर में पूरी कहानी लिख सकते हो इसके अंदर। और इमेज का यूआरएल आप यहाँ पास कर दोगे, जो यूआरएल पेस्ट करने पर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो ये आपको लगाना है। जब ओपन ग्राफ क्यों लगाया जाता है, देखो किसी अच्छी वेबसाइट के ऊपर एग्जांपल समझते हैं। अरीना का नहीं, अरीना हाइफन multimedia.com, और यहाँ आते हैं तो देखो ये दिखाई दे रहा है ओजी ओपन ग्राफ। तो ओपन ग्राफ ये वाला जो है ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए काम करेगा, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे कोई सोशल मीडिया हो। अगर आप सोशल मीडिया पे भी अगर अपना यूआरएल पेस्ट करते हो तो अपने आप ही लोगो वगैरह आ जाए। जैसे हम यहाँ पर ओपन करते हैं facebook.com, अब मान लो कि मैं यहाँ पर किसी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करता हूँ, जैसे कि flipkart.com। अब आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे मैं यहाँ पर flipkart.com का यूआरएल पेस्ट करूँगा, ऑटोमेटिकली देखो उसका डेटा फैच हो गया। थोड़ा सा वेट करो, शायद इमेज भी आ जाए, दोबारा से ट्राई करके देखते हैं। इसको करो क्लोज। इसका सही से फैच नहीं हुआ, बट डेटा आया हमारे पास। हम किसी और साइट को ट्राई करेंगे, जैसे कि ये अरीना का पेज है। और यहाँ पर जब आप इसको पेस्ट करें, देखो फोटोग्राफ आ गई यहाँ पर। तो अब बहुत सारे बच्चे ना परेशान हो रहे होते हैं कि हम लिंक कैसे बनाएं कि क्लिक करके यूज़र वेबसाइट पर चला जाए। अगर आप यहाँ पर खुद से कोई फ़ोटो अपलोड करोगे तो कभी भी लिंकिंग नहीं हो सकती। इसी केस में हमें चाहिए होता है ओपन ग्राफ। अब जैसे एएनआई का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एएनआई की कोई भी न्यूज़ अगर आप पोस्ट करने जाओगे, ये मैंने जैसे यहाँ से यूआरएल लिया है इसका, और अगर मैं यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ, वेट करेंगे, देखो बन गया ना। अब अगर मैंने इसको पोस्ट कर दिया, जैसे ही इस न्यूज़ के थंबनेल पे कोई क्लिक करेगा वो सीधे एएनआई में चला जाएगा, बैकलिंक बन गया अपने एक तरह से, ठीक है। अब तुमने ये फोटो डाउनलोड करके अगर यहाँ पर उसकी पूरी कहानी लिख के तुम चाहते हो वहाँ चला जाए तो नहीं जा पाएगा, समझ गए। तो इसलिए ओपन ग्राफ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब यही न्यूज़ अगर मैं व्हाट्सएप पर अगर किसी को शेयर करूँ, ये व्हाट्सएप खुला हुआ है, यहाँ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, आगे ना फोटोग्राफ। अब सोचो कि जब तक फोटो नहीं होगा तब तक क्लिक करने का मन किसका करेगा। इसलिए फोटो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंगेजिंग के लिए। इंगेजमेंट अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इसको ज़रूर से डिफाइन करें। आई थिंक प्रैक्टिकली समझ में आ गया ओपन ग्राफ। ट्विटर के लिए आपको डेडिकेटेड ट्विटर का ओपन ग्राफ लगाना पड़ेगा, तब काम करेगा। इसी तरह से मैं एक और साइट का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि ये यूआरएल है हमारे पास, और मैं इसको भी यहाँ पर पेस्ट करके देखता हूँ।
अगर इसमें भी लोगो इंटीग्रेटेड होगा तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये सब ओपन ग्राफ का ही कमाल होता है। अब ये सारे काम अगर आप वर्डप्रेस में कर रहे होगे और अगर आपने प्लगइन डाल दिया तो प्लगइन अपने आप कर देता है सारे काम, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता, और तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे अगर स्टैटिक प्रोजेक्ट आ गया कि भाई क्यों नहीं आ रहा। तो इसलिए मैनुअल तुम्हें सिखा दिया मैंने, तो वर्डप्रेस में करो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। वो बताए थे ना जब तुमने पहले पढ़ा था AIO SEO, योस्ट SEO, है ना, रैंक मैथ, ये हमने प्लगइन पढ़े थे उसके अंदर SEO के लिए, तो उनसे काम होता है। तो इसलिए ना मैंने आपको पहले शॉर्टकट में ना जाके पहले मैनुअल सिखा दिया। इस वाली क्लास में, तुम्हारी क्लास में पढ़ाया था जब तुमने पहले पढ़ा था। आज जो मैं करा था ना वही वाले टूल्स पढ़ा था उसके अंदर। तो चलिए ओपन ग्राफ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर जाकर आप अपना टाइटल, साइट का नेम, साइट का URL और डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पास करोगे, और जो भी आपके पास फोटोग्राफ है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दोगे। एक चीज़ ध्यान रखना, पेज का टाइटल और जो मेटा में आप टाइटल लिख रहे हो और जो इसमें ओपन ग्राफ में लिख रहे हो, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने चाहिए, सब सेम होने चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पर आपको जगह ज़्यादा मिली लिखनी है तो आपने पूरी बदल दी यहाँ पर, ऐसा नहीं करना है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर इधर कोड में अपना डाला हुआ है, मैं लाइन अपनी कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर हमारा साइट का URL, ठीक है, arenapb.hyperphp.com। एक चीज ध्यान रखना, आपकी साइट का डोमेन नेम SEO में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे ये ना अरीना पीबी, ये तो क्या है कि हमारा फ्री डोमेन है, तो फ्री डोमेन है तो मजबूरी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप डोमेन बुक करने जाएं तो डोमेन भी कीवर्ड रिच होना चाहिए। तो जैसे कि अरीना ने जो ये अपना साउथेक्स का उसने क्या रखा नाम, अरीना एनिमेशन इंडिया। इंडिया में कोई भी कहीं भी ढूंढे यही सेंटर दिखाई दे, ठीक है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद से ये डोमेन चेंज हो गया हमारा। अब बच्चे बहुत सारे हमारे पास ऐसे जो ऑनलाइन बहुत बहुत दूर से पढ़ रहे हैं, तो कहीं से पढ़े, क्या दिक्कत है, अगर कन्विंस है तो ऑनलाइन ले ले, नहीं तो अपना लोकल में जो उसके नियर बाई होगा वहाँ से कर सकता है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पर इंडिया नेम दिया गया है। यहाँ पर टाइप, आपकी वेबसाइट किस तरह की, क्या इस पर आर्टिकल पोस्ट होते हैं, क्या ये कोई बुक साइट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखो कहीं कोई एजुकेशन से रिलेटेड अगर हमें मिल जाए तो नहीं भी मिलेगा कोई बात नहीं, तो हम लोग जब उसका कोड जनरेट होगा उसमें लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल बिजनेस साइट कर देते हैं इसको। नंबर ऑफ पेज इमेजेस आप कितनी डालना चाहते हो, एक या दो, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिलहाल मुझे एक सिंगल इमेज डालनी है। अगर दो डालेंगे तो दो कैसे एक बार में एक ही आएगी ना, वो फिर वो स्लाइस करके दिखाता है, मतलब दो इमेजेस को कमाई, मतलब कोलाज सा बना देता है उसका, बट सही प्रैक्टिस नहीं है, मत डालना। साइट का नेम अरीना एनिमेशन, ये टाइटल हो गया, और यहाँ पर URL के अंदर हम जैसे यहाँ पर चाहते हैं images स्लैश हेडर लोगो डॉट PNG। तो ये मेरी वेबसाइट में लोगो की इमेज है, मैं चाहता हूँ कि मेरी ब्रांड आइडेंटिटीज है, बट जब भी हम लोग यहाँ पर ये इमेज पास करेंगे आपको ये ध्यान रखना ये 1:1 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखते हो वर्डप्रेस में जब हम लोग कस्टमाइज कर रहे थे अपनी वेबसाइट को, तो वहाँ पर हमसे 512 बाई 512 की एक इमेज की डिमांड की जाती है। वैसे नीचे प्लगइन करने के लिए भी आता है। हाँ, ऐड ऑन तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप यहाँ पर जब किसी को इमेज शेयर करोगे तो वो कटेगी नहीं, और एकदम परफेक्टली आपकी वो लोगों के पास तक पहुँचेगी। वो उसमें कोई भी एरिया ऐसे नहीं होगा जो वहाँ से
कहीं हाइड हो रहा हो लेफ्ट में या टॉप में या बॉटम में, तो 512 भी 512 का 1:1 का रेशियो अपने पास करना है उसमें। इसके बाद हमारा काम लगता है ओके हो गया। तो ये देखो सारे हमारे बन के आ गए इस तरह से, ये देखो, है ना। साइट का नेम अरीना एनिमेशन, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया पूरा। अब यहाँ पर ओजी टाइप जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, बिजनेस। इसको आप एजुकेशन वगैरह में रिप्लेस कर सकते हो, बट एजुकेशन भी हो गया, बिजनेस साइट ही हो गई। यहाँ से आपने कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेना है इसको, और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में आकर यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देना है। ये काम भी अपना ओके हो गया। अब इसमें पेज को सेव कर दूँ। अब अगर ये हो चुका है तो जब मैं पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, अलग कर लेते हैं यहाँ पर ताकि हमें टाइटल यहाँ रिफ्लेक्ट हो। थोड़ा सा वेट करेंगे। पीछे देखिए मेटा हमारा पहुँचा। अच्छा, मैंने मेन टाइटल अभी चेंज नहीं किया अपना, ठीक है। मेटा वाला हमारा डेटा चेंज हुआ है, तो मेन टाइटल को भी अपडेट कर दो। तो यहाँ से इसको क्लोज, इधर आइए, और ये वाला टाइटल डॉक्यूमेंट में भी पास हो जाएगा। सेव करेंगे। अब अपने पेज को रिलोड करेंगे। यहाँ पर आप देखो आ गया। पॉइंटर लेके जाइए, ट्रिपल डॉट तो नहीं आ रहा, सही है, ठीक है, इस तरह से। तो ऑन पेज का मोटा मोटा काम आपका कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ जो इसमें कमी रह गई है वो क्या है, गूगल को बताना कि भाई हमने एक वेबसाइट अपनी बनाई है, उसको कंसिडर करो। तो उसके लिए आप यहाँ से क्या करोगे, इस पेज को तो अभी ओपन ही रखेंगे हम लोग। ये सब बंद कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से, अब इनका किसी का कोई काम नहीं है। आपको आना होता है गूगल सर्च कंसोल में। स्टार्ट नाउ पर आप क्लिक करोगे। अभी भी एक कमी रह गई है, उसको भी पूरा करके आते हैं। हमारी वेबसाइट का साइट मैप नहीं बना अभी, तो क्या करोगे, एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर पर आप आओगे। वैसे मैंने सिखा दिया आपको ये। आप यहाँ जाओगे, अपना डोमेन नेम यहाँ पर बताओगे, कोशिश कीजिएगा कि मल्टी पेज साइट हो। ये मैं जस्ट मैं सिंगल पेज पे आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक पेज स्कैन हुआ, ऐड भी हो गया, और आपकी एक एक्सएमएल फाइल बन के आ जाएगी यहाँ पर। ये देखो बढ़िया से पेज आ रहा है अपना। यहाँ से व्यू साइट मैप डिटेल्स, ठीक है, और यहाँ से आपकी एक साइट मैप के नाम से फाइल बन के आ जाएगी। ये देखो, इसको हमने कोड को कॉपी कर लेना है, या फिर आप इस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्ट डेस्कटॉप पर। और उसके बाद हम अपने यहाँ होस्टिंग में आके इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे इधर। ये हमने अपनी फाइल अपलोड कर दी है। क्या आ गया यहाँ पर, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। गूगल को यही बताना होता है, तभी वो हमारे पेज को कंसिडर करेगा। इसके बाद एक और फाइल बचती है, robot.txt। तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, स्मॉल SEO टूल्स, फाइंड करेंगे robots.txt। इसमें आपको अपनी वेबसाइट का साइट मैप देना है, arena pv.hyperphp.com/sitemap.xml। चल भाई, देखो फैच हो गया हमारे यूआरएल पर। यूआरएल को कॉपी करेंगे, robot.txt में आएंगे, और यहाँ पर ये देख रहे हैं हम, इधर डिफाइन कर देंगे। सभी जो बॉट्स हैं उनको अलाउ कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट क्रॉलिंग डिले, यानी कि कब क्रॉल किया जाए विदाउट एनी डिले, नो डिले, हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। CGI विन जो हमारी डायरेक्टरी होती है उसको हमें स्किप करना है। और यहाँ से आपको एक मिलेगा create robots.txt, और एक अपनी फाइल यहाँ बन के तैयार हो गई है। इस कोड को आपने कॉपी करना है, ऊपर की लाइन को छोड़ दीजिएगा, हमें नहीं बताना गूगल को। यहाँ आएंगे अपनी होस्टिंग के अंदर, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, robots.txt। फाइल हो गई है क्रिएट, यहाँ पर कोड पेस्ट, यहाँ से सेव एंड क्लोज। अब अपना काम कंप्लीट है। अब कहाँ चलेंगे, गूगल सर्च कंसोल, जीमेल से लॉगिन कर लेना इसके अंदर, और
यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो हमारी वेबसाइट का नेम है arenapv.hyperphp.com। तो हमें पहले मेक श्योर करना है कि हाइपर PHP के नाम से कोई अकाउंट तो नहीं है। तो कोई भी अकाउंट नहीं आ रहा इसमें। आपने क्या बोलना है, जाके ऐड प्रॉपर्टी। ऐड प्रॉपर्टी में जाके देखो, अगर आपके पास डोमेन अपना खुद का परचेज किया तो डोमेन के अप्रोच से जाते हैं, अगर डोमेन नहीं तो URL के अप्रोच से जाते हैं। तो हमारा जो नेम है वो है ये arenapv.hyperphp.com। यहाँ से करेंगे कंटिन्यू, ये वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए गूगल आपको कुछ ऑप्शन देता है, जैसे कि फाइल के थ्रू वेरीफाई करो अपनी प्रॉपर्टी की ये तुम्हारी या किसी और की है, या फिर HTML का एक टैग आता है जो आपने अपने हेड में इंटीग्रेट करना है। मैंने यहाँ से मेटा टैग लिया। क्या करेंगे, यहाँ से अपने वापस कोड में आएंगे, यहाँ से इंडेक्स फाइल को ओपन करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे, ये हमने यहाँ पर अपना कोड इंटीग्रेट कर दिया। सेल्फ क्लोजिंग आ रही है, इसको हटा दो, क्लिक ऑन सेव। सेव करने के बाद वापस से आप गूगल में आओगे सर्च कंसोल के अंदर और यहाँ से बोलोगे वेरीफाई। हमने इस अप्रोच का यूज़ किया तो इसको वेरीफाई करना है, उसको करोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे वेरीफाई करोगे ग्रीन आ जाएगा, ये ऑनर से वेरीफाइड, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी के बारे में हमने गूगल को बता दिया। अब गूगल को हमें ये बताना है कि हमारे पास वेबसाइट के अंदर साइट मैप कहाँ है। तो क्या बोलोगे यहाँ से, साइट मैप। साइट मैप के अंदर आके आपको यहाँ बताना होगा साइट मैप डॉट XML। यहाँ से आप करेंगे सबमिट। समटाइम्स ये इंस्टेंट पास कर देता है, समटाइम्स ये एरर दे देगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। सक्सेस के बाद भी हो सकता है आपको एरर दिखा दे। तो मतलब सिर्फ फाइल का नाम बताना है। हाँ, तो यहाँ देख रहे हो ये हमने 7 अप्रैल को इसको अप्रोच किया है 2025 में। एक एरर दिखा रहा है। हम इसको अभी थोड़ी बहुत देर में अगर देखेंगे या फिर अगर नेक्स्ट क्लास में अगर हम लोग इसको चेक करेंगे तो ये वेरीफाई हो चुका होगा। ठीक है, जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो गूगल पेज को इंडेक्स करने में एक टाइम लेगा, वो उसकी चॉइस है कितना टाइम ले। अगर ये नहीं करता इंडेक्स तो हम इसको ज़बरदस्ती बोलेंगे भाई हमारे पास जो पेज है इसको इंडेक्स करो। तो यहाँ जाके आप पेज इंडेक्सिंग में इसको बोल के आ सकते हो। तो अभी पहले होने दो, उसके बाद ये फीचर एक्टिवेट होगा। तो इससे क्या होगा, गूगल को पता चल जाएगा कि भाई ये पेज इस वेबसाइट का छूट गया है मुझसे, इसको मुझे इंडेक्स करना है। पहले खुद से देखते हैं, अगर पहले ये यहाँ से पता लगाएगा कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं हमारे इस डोमेन के अंदर, अपने आप लिस्ट आ जाएगी पूरी। ठीक है, तो आज आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट है। तो लास्ट रीड आपकी डेट बदल जानी चाहिए। जैसे गूगल इसको रीड करेगा, क्रॉलर जाएगा, हमारी वेबसाइट को पूरा चेक करेगा, सब कुछ ओके अगर होगा तो पास कर देगा इसको। तो ये देखो, पहले जब हमने प्रोजेक्ट डाला था जनवरी 2023 में, 23 जनवरी 2024, तो 23 के बाद में 30 जनवरी पर ये सक्सेस में आ चुका था हमारा। ठीक है, तो वेट करो, हो जाएगा। अब जिस वेबसाइट का हो चुका होता है उसकी बात कर लेते हैं। स्टेटस मुझे बहुत एरर दिखा रहा है। वो उसी का दिखा रहा है, भी उसने फैच नहीं किया ना, पास हो जाएगा फिर सही हो जाएगा। जिसका हो जाएगा उसकी बात करते हैं। ये देखो, जिस पर हो चुका होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, सबमिट किया गया था दिसंबर 14, 2023 और आज के दिन ही गूगल ने इसको दोबारा चेक किया। 7 जनवरी सॉरी अप्रैल लिखा रहा है, सक्सेसफुल आ रहा है। 47 पेजेस को गूगल ने अपने पास इंडेक्स किया हुआ है। ठीक है, इंडेक्स पेजेस का पता कैसे चलता है वो मैंने आपको बताया हुआ है तरीका। क्या करना होता है, गूगल में जाइए, लिखिए साइट और उस पर्टिकुलर वेबसाइट का नेम। जैसे आप एंटर करोगे पूरी लिस्ट खुल जाएगी। ऊपर यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट पेज पर पहुँचेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी पेजेस इसके अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट पेज पर आइए, सारे पेजेस आ गए अपने। ऐसे चेक करना होता है। और जब वेबसाइट चल पड़ेगी आपकी तो यहाँ से जो परफॉर्मेंस होती है वहाँ पर डेटा आना स्टार्ट हो जाता है कि कौन विजिट कर रहा है, कहाँ से विजिट कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट आ रही है, सब पता चलता रहता है। कौन से पेज को देखा जा रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज है जो आ रही है, US, इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कतर। ठीक है, इस तरह से डेटा बनता है फिर। चलो इसको बंद कर देते हैं, आज के लिए काफ़ी है।